हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जहां भी रहें खुश रहें, ये मेरी दिल से दुआ है। तो चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम। उर्दू में इसको बोलते हैं तवाज़ुन, और या फिर इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस। कोई चीज़ बैलेंस हो गई, अपने आप को उसने काबू कर लिया है, तवाज़ुन है उसका, वो स्टेबल है, राइट। इक्विलिब्रियम फॉर एग्जांपल, अब हमारी अर्थ है, ये 1 सेकंड में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है जब ये सूरज के गिर्द घूमती है। 1 साल में जो अपना चक्कर कंप्लीट करने में टाइम लगा रही है, ये हर सेकंड में जब ये चल रही है तो 30 किलोमीटर कवर कर रही है, मतलब इट इज़ मूविंग। फिर भी हम इसको बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, इसका एक बैलेंस है, इसके ऊपर कोई बंदा खड़ा है, गिरता नहीं है। हालांकि ये गोली से भी कहीं ज़्यादा तेज़ स्पीड से चल रही है, गिरते क्यों नहीं है हम भाई? तो ये सारे सवालों के जवाब आज के टॉपिक में हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम क्या है? तो पहले इसकी डेफिनेशन, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, जब कोई बॉडी रेस्ट में हो, रुकी हुई हो, अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से जगह चेंज ना करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्ट में है। व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, या कोई बॉडी रेस्ट में हो तब वो इक्विलिब्रियम में होती है। और या फिर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर वो एक फिक्स वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारी जो अर्थ है, ये मूव कर रही है सूरज के गिर्द, लेकिन इसकी स्पीड फिक्स है, इट इज नॉट चेंजिंग। अगर ये 1 सेकंड के लिए ब्रेक लगाए जमीन, तो पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है। ये जो अभी सक्खर शहर के अंदर बिल्डिंग्स हैं, ये हो सकता है आगे जाके सऊदी अरेबिया में गिरें 1 सेकंड के लिए, राइट। तो हमारी अर्थ को जब से कायनात बनी है, ये फिक्स स्पीड से मूव कर रही है, बैलेंस है, कोई भी चीज़ यहाँ पे गिरती नहीं है। हालांकि हम गोली की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ मूव कर रहे हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। इक्विलिब्रियम क्या है? व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। या तो वो रेस्ट में हो, खड़ी हुई हो। मेरे हिसाब से मेरे सामने जो क्लास में बच्चा बैठा है वो खड़ा हुआ है, या ये जो पेज है मेरे हिसाब से ये रुका हुआ है, रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई बंदा एलियन बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है भाई? चांद पे बैठा हुआ है, वो देख रहा है, तो हमारी अर्थ या सूरज पे बैठा हुआ है, या मार्स पे बैठा हुआ है, जुपिटर पे बैठा हुआ है, दूसरे प्लैनेट से हमें देख रहा है, तो हमारी अर्थ तो मूव कर रही है ना कंटिन्यूस मोशन में। हाँ, या तो बॉडी रेस्ट में हो, या भले कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो हम उसको बोलते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। इट इज बैलेंस, वो चीज़ बैलेंस है। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक है डायनामिक। हालांकि आपने ऊपर ये दोनों डिफाइन कर दिए हैं, अब हम उसको पतला करेंगे। कैसे? आपने बोला व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यहां पे भी आप यही कहेंगे, व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट इट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मतलब जो रेस्ट वाला हो, ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें बॉडी रेस्ट में है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। चलें जी। डायनामिक का मतलब क्या होता है? जो मूव करे। अब और के बाद यहाँ पे हमने और यूज़ किया है, और के फौरन बाद हमने क्या बोला बेटा? हमने बोला मूविंग, और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, उसे भी हम क्या बोलेंगे? इट इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में हम यही डिफाइन कर रहे हैं दूसरे पार्ट को। अ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट पोजेस एनी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही किसी बॉडी की, तो उसका एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ, बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मतलब एक्सेलरेशन है। अब कह रहे हैं कि अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन ना हो, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन ना हो मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो, जैसे हमारी अर्थ की चेंज नहीं हो रही। अगर हमारी अर्थ की स्पीड तेज़ होना शुरू हो जाए, चेंज होना शुरू हो जाए, तो हो सकता है सूर्य से बाहर निकल जाए, दूर चली जाए, सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाए। हाँ, अगर ये स्लो होना शुरू हो जाए तो भी मसला है। हो सकता है सूरज इसको वापस अपनी तरफ खींच ले, और ये जाके समंदर, ओहो हो, कौन सा समंदर भाईजान? समंदर नहीं, सन में जाके गिरे।
ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है अ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, जिस तरह अर्थ की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब एक्सेलरेशन के ब्रैकेट में दो तरह का एक्सेलरेशन हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है। सही है, और वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लीनियर और एंगुलर डिस्कशन ये दूसरे चैप्टर ये टॉपिक में ये है, ठीक है, इसकी डिस्कशन वहाँ पे है, इसको आप वहाँ से समझ सकते हैं। खैर, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही और वो फिक्स स्पीड के साथ मूव कर रही है तो उसके इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलें, ये तो होगी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम किसी बॉडी का होता है तो असल में उसके पीछे दो रीजंस होती हैं। वो कौन सी दो रीजंस होती हैं, वो दो कौन सी कंडीशंस होती हैं, वो हम सोच नहीं रहे इस टाइम। हमने जस्ट डेफिनेशन बताई, बॉडी रेस्ट में है तो भी इक्विलिब्रियम में है, और अगर बॉडी मूव करिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो भी रेस्ट में है। लेकिन इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको क्या बोल रहे हैं, हमारा दिमाग क्या सोच रहा है इसको मैथ की लैंग्वेज में, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। चलें उसको भी देख लेते हैं। तो उसको नाम देते हैं कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तब होता है जब दो कंडीशंस फुलफिल हो। तो देयर आर टू कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। नंबर वन को हम बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, दूसरी को बोलते हैं हम सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो चलें पहले फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। ये क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, according to this condition of equilibrium the sum of all forces must be equal to zero। किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो सारी की सारी मस्ट बी इक्वल टू जीरो होनी चाहिए बेटा। जैसा कि यहाँ पे मेरे पास एक तस्वीर है, ठीक है, और इस तस्वीर में एक बच्चा है, वो खड़ा है ज़मीन के ऊपर, ठीक है बेटा। जब वो ज़मीन पे खड़ा है तो उसके ऊपर भी दो फोर्सेस लग रही हैं। सोचो कौन कौन सी। एक है उसका वेट, जो ज़मीन उसको नीचे की तरफ खींच रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वेट उसका फोर्स लगा रहा है नीचे को। अगर ज़मीन नीचे खींच रही है तो वो जा क्यों नहीं रहा नीचे, हाँ राइट। अगर पानी में होता तो पानी के अंदर छलांग लगाता तो वो फौरन ज़मीन उसको नीचे खींच लेती, लेकिन अभी क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि नीचे सॉलिड ज़मीन है। सॉलिड ज़मीन का एक रिएक्शन फोर्स होती है जिसकी वजह से, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, उसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब दो फोर्सेस है, एक है वेट, एक है रिएक्शन फोर्स, ज़मीन का नॉर्मल रिएक्शन। अब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस है, दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बैलेंस बराबर ना होती तो या तो ये बॉडी नीचे जाती या फिर ऊपर जाती। रिएक्शन वाली फोर्स ज़्यादा होती तो ये ऊपर चला जाता, सही है। अभी ज़मीन नीचे से फट जाए और प्रेशर से यहाँ से लावा निकले तो ये बंदा जो ऊपर खड़ा है ये भी ऊपर ही जाएगा प्रेशर के साथ, जैसे पत्थर ऊपर जाते हैं लावे वाली जगह से। इन द सेम वे अगर यहाँ ज़मीन जो इसका वेट है, ज़मीन इसको पुलिंग फोर्स ज़्यादा लगा दे और ये ज़मीन नरम हो जाए, यहाँ से रिएक्शन इतना ना दे, पानी हो दिल दिल हो, तो ये बंदा नीचे चला जाएगा। अभी बैलेंस क्यों है, यहाँ पे रेस्ट में क्यों है। तो अब इसका मतलब दोनों फोर्सेस इस पे ज़ीरो हो रही हैं। दोनों को सम करें, डब्ल्यू ये पॉजिटिव ले लें, ये माइनस ले लें, एक ये फोर्स है वो एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, दोनों को ऐड करें, आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। चलें ये तो हो गई एक डेफिनेशन के लिहाज से हम इसकी डिस्कशन कर रहे थे कि भाई फर्स्ट कंडीशन क्या है कि किसी भी बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सब का सम कितना होना चाहिए, ज़ीरो। जैसा कि मेरे पास ये डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, दो फोर्सेस लगा रहा हूँ इस साइड से, एक इधर से एक इधर से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, तो बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है, और बॉडी क्या है, रेस्ट में है बेटा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। दो इक्वल फोर्सेस अगर मैं लगा रहा हूँ दोनों साइडों से, दोनों सामने सामने से हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, लेकिन आमने सामने लगा रहा हूँ तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आंसर क्या आएगा बेटा, ज़ीरो। और बॉडी में कोई मोशन नहीं आएगी, बॉडी रेस्ट में रहेगी। चलें जी, आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, जो आपने अभी अभी फर्स्ट कंडीशन बताई है, तो उसको देख लेते हैं। मैथमेटिकली लेट करें कि एन फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। यहाँ पिछली कंडीशन में मैं दो दो फोर्सेस की बात कर रहा था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी बॉडी पे दो ही फोर्सेस हमेशा अप्लाई हों, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ किया है कि एक बॉडी पे एन फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और उनके नाम भी हैं, और नाम भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पे है बेटा F1, F2, F3, F4 एंड अप टू Fn। एन फोर्सेस इस पे अमल कर रही हैं।
तो चलें, अगर n फोर्सेस अमल कर रही हैं तो आप क्या करेंगे, ये शो कर दिया आपने। अगर फर्स्ट कंडीशन लगाएं हम इसके ऊपर तो वो कहती है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। वो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, मतलब मैथ की लैंग्वेज में उस डेफिनेशन को लिख रहे हैं। और हमें पता है मैथ के अंदर हम सम के लिए एक समेशन का साइन यूज करते हैं, जिसको हम सिग्मा भी कहते हैं, ग्रीक लेटर है। इसका मतलब होता है समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस। सिग्मा एम का मतलब क्या है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस या सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें फोर्सेस को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है। वो दो हिस्से कौन से होते हैं, एक होता है एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस। कभी हम कहते हैं कि हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, या हम चाहते हैं कि ये देखना चाह रहे हैं कि वाई एक्सिस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, तो हम दो हिस्सों में फोर्सेस को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये फोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू एक्स कंपोनेंट्स एंड वाई कंपोनेंट्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो फिर क्या होगा, फॉर एक्स एक्सिस सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन एक्स एक्सिस, इसलिए हम एफ के साथ एक्स लगा रहे हैं कि वो फोर्सेस जो एक्स एक्सिस पे अमल कर रही हैं सबका सम 0 होना चाहिए। तो अब ये एक्स एक्सिस के लिहाज से बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। सिमिलरली इफ वाई एक्सिस के लिहाज से बात करें कि वाई एक्सिस पे सारी फोर्सेस जो अमल कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं, वो सारी की सारी 0 हैं, तो उसको हम लिखेंगे समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस। वाई से मतलब यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस इक्वल टू 0। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो। इसमें अगर किसी को मसला हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं तो उसमें आ जाती है सेकंड कंडीशन। बेटा सेकंड कंडीशन क्या है, उस पर आते हैं। ये कहता है सम ऑफ, बिल्कुल ये वैसी ही है जैसी फर्स्ट कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या बोला था, सम ऑफ ऑल फोर्सेस। यहाँ पे जस्ट वर्ड यूज करेंगे टॉर्क। अब ये बात क्यों कह रहे हैं, जब हमने पहले बोल दिया कि किसी बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो 0 के बराबर हैं। जब फोर्सेस लगने वाली फोर्सेस 0 के बराबर हैं तो किसी चीज में टॉर्क कैसे पैदा हो सकता है, ये सवाल है ना भाई। क्योंकि सेकंड कंडीशन में तो टॉर्क की बात हो रही है। टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट। अब एक बॉडी है जिसपे सारी फोर्सेस इक्वल टू 0 आ रही हैं, तो भी उसमें टॉर्क कैसे पैदा हो सकता है, सोचने वाली बात है ना। जैसे भाई देखो, अब यही वही बॉडी है मेरे पास। अब मैं इस पे फोर्स लगा रहा था, यहाँ से मैंने 2 फोर्सेस लगाई इस पे, तो इसमें कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा क्योंकि इक्वल फोर्सेस थी, दोनों ने एक दूसरे कैंसिल किया। सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0 हो गया ना। इधर से भी 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, इधर से भी 5 न्यूटन, ये वाली प्लस की लूँ तो ये वाली नेगेटिव लेनी पड़ेगी क्योंकि ये उसके ऑपोजिट वाली है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में तो ऐसा हो रहा है ना। लेकिन मैं अभी मैं आपके सामने दोबारा शो करता हूँ। अभी लेट्स सपोज अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर 2 फोर्सेस लगा रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, सामने सामने लगाने के बजाय थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्शन से थोड़ा दूर कर दिया। सेम लाइन पे फोर्स नहीं लगा रहा। अब मैं 5 न्यूटन फोर्स इधर से लगा रहा हूँ, 5 न्यूटन फोर्स इधर से लगा रहा हूँ। अगर दोनों फोर्सेस को ऐड करूँ तो आंसर 0 आएगा, लेकिन फिर भी इसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है। हाँ, इसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सेकंड कंडीशन भी हमें डिफाइन करनी पड़ेगी कि भाई किसी चीज़ में रोटेशन भी पैदा नहीं होनी चाहिए सर्कुलर फोर्स की वजह से। उसके अंदर जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी या एंगुलर उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। ये भी कंडीशन है सेकंड कंडीशन। ये कहता है सम ऑफ ऑल टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू 0। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। तो अब इसको मैथमेटिकली भी बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने फोर्सेस के लिए लिखा था। वहाँ हमने फोर्सेस को फर्ज किया था, यहाँ पे टॉर्क्स को फर्ज करेंगे। इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं जो कि ग्रीक लेटर है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लेट एन टॉर्क्स बी एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच आर टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 4, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू 0। टाउ 1 हम उसको प्लस करते जा रहे हैं टाउ n तक। n टॉर्क्स अगर किसी बॉडी पे अमल कर रहे हैं तो इसी में अगर हम उसको डिवाइड करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म में तो वो भी कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर किया है। हम बोलेंगे फॉर एक्स एक्सिस ये टाउ x इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम बात करें फॉर वाई एक्सिस तो वो भी हम बात कर सकते हैं सम ऑफ ऑल टॉर्क्स ऑन वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये सेकंड कंडीशन कंप्लीट होगी। आप इसको जनरल बात करेंगे तो इस तरह बात करेंगे। अगर आप और डिटेल में जाना जा रहे हैं, और स्पेसिफिक होना चाह रहे हैं, भाई सिर्फ एक्स एक्सिस के लिहाज से बात करना चाह रहे हैं या सिर्फ वाई एक्सिस के लिहाज से बात करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह भी बात कर सकते हैं। इसको मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं इस कंडीशन को। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो बेटा इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पूछें इसके बारे में। अगर समझ आ गई है तो बेटा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।